अनमोल वचन रिवीजन प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। परीक्षा से ठीक पहले आज हम इकोनॉमी के एक बहुत ही सबसे जरूरी विषय राष्ट्रीय आय लेखांकन पर बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य सिर्फ रिवीजन करना नहीं है, हम चाहते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। हाँ, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो हम हर रोज सुनते तो हैं, पर अक्सर इनके बीच का जो बारीक फर्क है वो कंफ्यूज करता है। सही बात है। तो हम हर कॉन्सेप्ट को 4 स्टेप्स में समझेंगे। ये क्या है, यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी है, क्या याद रखना है, और सबसे जरूरी एग्जाम हॉल में इसे आसानी से कैसे याद रखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी शब्द से, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये आखिर है क्या? सिंपल भाषा में जीडीपी का मतलब है एक देश की घरेलू सीमा, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी उनका कुल बाजार मूल्य। ओके, इसमें घरेलू सीमा पर जोर है, मतलब भारत का नक्शा। तो अगर कोई जापानी कंपनी भारत में कार बना रही है तो वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी। एकदम सही, यही इसका की पॉइंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्पादन कौन कर रहा है, भारतीय या विदेशी। अगर वो भारत के नक्शे के अंदर हो रहा है तो वो हमारी जीडीपी है। इसीलिए जीडीपी में डी का मतलब डोमेस्टिक है, मतलब घर के अंदर जो भी बन रहा है। बिल्कुल। और दूसरा जरूरी शब्द है अंतिम वस्तुएं। पर उसे टायर सप्लाई करने वाली कंपनी का क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा हम दोहरी गिनती यानी डबल काउंटिंग से बचने के लिए करते हैं। सोचिए, एक कार की कीमत 10 लाख है, जिसमें 40,000 के टायर पहले से ही शामिल हैं। अच्छा, समझ गई। तो हम सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी कार की कीमत लेते हैं, जिसमें टायर की कीमत अपने आप आ जाती है। परफेक्ट। अब जीडीपी तो समझ आ गया, पर यहीं से अगला कॉन्सेप्ट निकलता है जीएनपी। हाँ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहीं पर असली कंफ्यूजन शुरू होता है। देखिए, जीडीपी सिर्फ भूगोल देखता है, देश की सीमा, पर वो ये नहीं देखता कि हमारे कितने नागरिक बाहर काम कर रहे हैं और पैसा भारत भेज रहे हैं। और ये तो बहुत बड़ी रकम होती है। बिल्कुल। तो जीएनपी इसी कमी को पूरा करता है। जीएनपी में एन का मतलब है नेशनल यानी नागरिक। ये देश के नागरिकों द्वारा की गई कमाई को देखता है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। तो इसका मतलब हम जीडीपी में से वो पैसा घटा देंगे जो विदेशियों ने भारत में कमाया, और वो पैसा जोड़ देंगे जो भारतीयों ने विदेश में कमाया। एकदम यही। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, जिसे हम एनएफआईआई कहते हैं। और मैंने पढ़ा है कि भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारा एनएफआईआई नेगेटिव है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियां और लोग भारत में जितना कमाते हैं, भारतीय लोग और कंपनियां विदेशों में उससे कम कमा पाते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस यानी सकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पर फिर ये नेट यानी शुद्ध क्या है, एनडीपी और एनएनपी? ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। आप कोई मशीन इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ उसकी कीमत कम होती है, उसमें टूट फूट होती है ना? हाँ, घिसावट होती है। अर्थशास्त्र में इसी घिसावट को मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब आप ग्रॉस में से ये डेप्रिसिएशन का खर्चा निकाल देते हैं तो आपको नेट मिलता है। अच्छा, तो मतलब एनडीपी इक्वल टू जीडीपी डेप्रिसिएशन, हाँ। और एनएनपी इक्वल टू जीएनपी डेप्रिसिएशन। ये तो आसान है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी देश की असली राष्ट्रीय आय एनएनपी को ही माना जाता है। वो हमें ये बताती है कि अपनी पूंजी की घिसावट का हिसाब रखने के बाद देश के पास असल में कितनी आय बची। इसे ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि ग्रॉस आपकी सीटीसी सैलरी है और नेट आपकी इन हैंड सैलरी, जिसमें से टैक्स वगैरह कट जाते हैं। डेप्रिसिएशन एक तरह की कटौती हो गई। बहुत अच्छा उदाहरण है। और यहीं से हम अगले टॉपिक पर आते हैं, कीमतों का खेल, मतलब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या अंतर है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री गेट पर कीमत, और मार्केट प्राइस मतलब जो हम दुकान पर चुकाते हैं। सही। फैक्टर कॉस्ट में उत्पादन की लागत होती है, मजदूरी, किराया, ब्याज, मुनाफा। पर जब वो सामान बाजार में आता है तो सरकार उस पर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी लगा देती है, जिससे कीमत बढ़ जाती है। और अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो कीमत कम हो जाती है। तो फॉर्मूला बन गया, मार्केट प्राइस इक्वल्स फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। प्रीलिम्स में यह सीधा सीधा पूछा जाता है। ओके, और कीमतों से जुड़ा एक और बड़ा कंफ्यूजन है, रियल और नॉमिनल जीडीपी। इसमें क्या फर्क है? देखिए, नॉमिनल जीडीपी आज की कीमतों पर नापी जाती है। इसमें एक दिक्कत है। मान लीजिए एक देश में सिर्फ 10 पेन बने
और हर पेन 10 रुपए का था, तो जीडीपी हुई 100 रुपए। ठीक है। अगले साल भी 10 ही पेन बने, पर महंगाई की वजह से पेन 12 रुपए का हो गया। अब नॉमिनल जीडीपी 120 रुपए दिखेगी। अरे, मतलब कागज पर तो लगेगा कि 20% की ग्रोथ हो गई, जबकि असल में उत्पादन तो कुछ भी नहीं बढ़ा। बिल्कुल, ये धोखा है। इसीलिए आर्थिक विकास का सही मापक रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी में हम कीमतों को एक आधार वर्ष, जो अभी 2011-12 है, उस पे स्थिर कर देते हैं। अच्छा, तो इससे महंगाई का असर खत्म हो जाता है और हमें उत्पादन में हुई असली बढ़ोतरी का पता चलता है। एकदम। रियल मतलब वास्तविक उत्पादन, नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम का। ठीक है। अब जब हम ये सारे कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो सवाल ये है कि एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये सब गिनता कैसे है? कोई बैठकर एक एक चीज नहीं गिनता। इसके लिए 3 मुख्य विधियां हैं: उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि तो शायद वही है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा किए गए फाइनल प्रोडक्शन को जोड़ दो। हाँ, इसे मूल्य वर्धित विधि या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। हम देखते हैं कि हर सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की है। दूसरा है आय विधि। इसमें हम सबकी आमदनी जोड़ देते होंगे, मजदूरी, किराया, ब्याज, मुनाफा, ये सब। बिल्कुल, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की आय होता है। भारत जैसे देश में जहां बहुत लोग स्वरोजगार में हैं, वहां स्वरोजगार से मिश्रित आय इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और तीसरा और सबसे मशहूर है व्यय विधि, जिसका वो फॉर्मूला है GDP = C + I + G + X - M। हाँ, ये समीकरण पूरी अर्थव्यवस्था का एक स्नैपशॉट है। C है हमारा और आपका निजी उपयोग खर्च, कंजम्पशन। I है निवेश खर्च जो कंपनियां करती हैं, इन्वेस्टमेंट। G है सरकारी खर्च और X - M है नेट एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात माइनस आयात। जी, यानी सरकारी खर्च पर एक ट्रैप होता है। सरकार तो पेंशन और स्कॉलरशिप पर भी खर्च करती है, क्या वो भी इसमें शामिल होता है? नहीं, और यही वो क्लासिक ट्रैप है जिस पर यूपीएससी सवाल पूछता है। जी में सिर्फ वही खर्च शामिल होता है जिसके बदले सरकार को कोई वस्तु या सेवा मिले, जैसे सड़क बनाना। पेंशन जैसे ट्रांसफर पेमेंट इसमें नहीं आते। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो अब हम ये सब समझ गए हैं, पर अब हम उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। क्या जीडीपी ही सब कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मेंस के लिए, खासकर जीएस पेपर 3 और निबंध के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। जीडीपी हमें ये नहीं बताता कि आय की असमानता कितनी है। और वो पर्यावरण को हुए नुकसान का भी हिसाब नहीं रखता। जंगल काटने से जीडीपी बढ़ सकती है, पर पर्यावरण का जो नुकसान हुआ उसका क्या? इसीलिए ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट आया, जो जीडीपी में से पर्यावरणीय क्षति की लागत को घटा देता है। इसके अलावा और भी तो सूचकांक है, जैसे मानव विकास सूचकांक HDI। हाँ, HDI बहुत बेहतर है। वो सिर्फ आय नहीं बल्कि 3 चीजें देखता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और एक भूटान का कॉन्सेप्ट है सकल राष्ट्रीय खुशहाली या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। बिल्कुल, ये एक समग्र दृष्टिकोण है जो सुशासन, पर्यावरण और संस्कृति को भी महत्व देता है। ये दिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। तो परीक्षा के लिए जाते जाते कुछ और कॉन्सेप्ट्स पर एक तेज नजर डाल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक है GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये सप्लाई साइड की तस्वीर दिखाता है कि किस सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की। एक है GDP डिफ्लेटर। ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अनुपात है। ये पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई को नापने का सबसे अच्छा तरीका है, CPI और WPI से भी बेहतर। और ये सारे आंकड़े जारी कौन करता है? NSO। हाँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO। ये CSO और NSSO को मिलाकर बना है। ठीक है, मुझे लगता है हमने लगभग सभी जरूरी पहलुओं को कवर कर लिया है। हाँ, कर लिया है। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। स्रोत सामग्री में एक समिति की सिफारिश का उल्लेख है कि गृहिणियों द्वारा किए गए कार्यों को जीडीपी गणना में शामिल किया जाना चाहिए। ये तो बहुत दिलचस्प है। जरा सोचिए, अगर भारत जैसा देश वास्तव में ऐसा करना शुरू कर दे तो इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होंगे? ये सवाल आपको जीडीपी की सीमाओं और आर्थिक विकास की परिभाषा पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करेगा। शांत रहें, आपने अच्छी तैयारी की है। इस रिवीजन सत्र में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Don't forget to like, subscribe and join our channels at Anmol Vachan 1.